आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल सिक्किम के गंगटोक में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी को लेकर मैंने बात करनी थी। एलएसी के बेहद नजदीक ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो क्या मैसेज चीन को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर अभी भी टेंशन बनी है। रक्षा विदेश मंत्री कहते हैं कि 70% विवाद जो है सुलझा लिया गया है, लेकिन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी चंद दिनों बाद कह देते हैं कि हालात स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं है। इसी को लेकर मैंने आपके साथ सर बातचीत करनी थी। पहले तो ये समझाइएगा कि ये जो कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे डिस्कस होते हैं और क्या आगे की प्लानिंग की जाती है सर? राजेश जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना में जो सबसे ऊंचे लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है वो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। भारतीय सेना में कई ऑपरेशनल कमांड हैं, टोटल 7 ऑपरेशनल कमांड है जो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, जिनके नीचे सारी फील्ड फॉर्मेशंस आती हैं, पीस फॉर्मेशंस आती हैं, और इनके जो कमांडर होते हैं उन्हें आर्मी कमांडर या जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC-in-C कहा जाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, ये साल में 2 बारी होती है, एक बार अप्रैल के महीने में और एक बार अक्टूबर के महीने में। और ये हमेशा से ये दिल्ली में होती आई है, लेकिन इस बारी पहली बारी ये गैंगटॉक में हो रही है जो सिक्किम की राजधानी है, और ये LAC से, जो कि हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, उसके बिल्कुल पास में हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय सेना अपनी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गैंगटॉक में कर रहा है। इससे एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश चीन को जा रहा है कि हमारी अपनी ताकत है, हमारे में वो हिम्मत है कि LAC के पास हम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करें, और हम किसी भी बात से डरने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज पहली बार गया है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू चीन को। पहली बार नहीं, ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है चीन को जी। अब ये जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे मैंने बताया, साल में 2 बार होती है, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। इसमें कई चीजें डिस्कस होती हैं भारतीय सेना के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन हो या ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हो। एडमिनिस्ट्रेशन में कई चीजें आती हैं, जैसे ऐसी क्या पॉलिसी नई हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है भारतीय सेना में वो और अच्छा हो, या ऐसी कौन सी नीति है जो कि हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रही है, तो हमें या तो उस नीति को खत्म करना है या उसमें हमें सोच विचार करना है। और दूसरा होता है ऑपरेशनल बातें डिस्कस होती हैं कि भारत पे अब जो ये दूसरे मुल्कों से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए क्या हमें रीडिप्लॉयमेंट करनी है, क्या हमें कोई फॉर्मेशंस के बारे में सोचना है। तो ऐसी कई चीजें होती हैं जो ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्कस होती हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये भारतीय सेना के सबसे ऊंचे लेवल की कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत ही महत्व होता है, और जो इसमें डिस्कस होता है उसका जब डिसीजन हो जाता है तो इसके बाद वो चिट्ठियों के द्वारा कमांड्स को बताया जाता है और वहां पे वो इम्प्लीमेंट होता है। ये इस लेवल कॉन्फ्रेंस में एक और जो चीज निकल के आती है कि क्योंकि जितने आर्मी कमांडर्स हैं या GOC-in-C हैं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, और अगर कोई अपने कार्यकाल में या इस टाइम में अप्रैल से अक्टूबर या अक्टूबर से अप्रैल में कोई ऐसी वो चीज महसूस करते हैं जो कि बाकी कमांडर्स के भी नोटिस में लानी चाहिए, सेना अध्यक्ष के नोटिस में भी लानी चाहिए, तो वो भी चीज डिस्कस होती है। और ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को हमेशा रक्षा मंत्री संबोधित करते हैं, और इस बार भी रक्षा मंत्री हमारे श्री राजनाथ सिंह जी इसको संबोधित करेंगे। और क्योंकि ये वहां पे वो दशहरा भी मनाएंगे हमारे रक्षा मंत्री सैनिकों के साथ, क्योंकि हमको पता है कि दशहरा 12 तारीख को है, तो उससे पहले वो दशहरा भी मनाएंगे। तो इससे एक मैं कहूंगा बहुत अहम संदेश जा रहा है, चाहे भारत देश के अंदर, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों को, चाहे चीन को। तो मैं दोहराना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा भारतीय सेना कर रही है जो इस बार ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सिक्किम में कर रही है या गैंगटॉक में। 2-3 सवाल मेरे और हैं आपसे जिनको मैं समझना चाहूंगा।
पहले तो भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन पे मैं बात करना चाहूंगा। आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है, लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन लगातार तकनीक एक बड़ी चुनौती भारतीय सेना के सामने भी बनती जा रही है। हम देख रहे हैं कि इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, तकनीक में बहुत आगे जा रहे हैं लोग। क्या इसको लेकर भी कोई मंथन हो सकता है? बिल्कुल अजय जी, भारतीय सेना ने 2024 साल को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है, यानी कि ये पूरा साल हम टेक्नोलॉजी को समर्पित करते हैं। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं, कई टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस भारतीय सेना ऑर्गेनाइज कर रही है। और अभी हमने हाल में ही दो तीन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है, चाहे हमारे साइबर के बारे में हो, चाहे स्पेस वॉरफेयर के बारे में हो। तो भारतीय सेना ने ऑलरेडी इस पे काम काफी तेजी से शुरू कर दिया है, क्योंकि इस इजराइल हमास युद्ध ने एक चीज हमें सिखा दी है कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी अपने संस्था के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, या अगर उसे हम देरी से इनकॉर्पोरेट करेंगे, उससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको बहुत फायदा होगा। और जैसे मैं आपके चैनल में कई बार पहले बता चुका हूं, चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। तो भारतीय सेना पूरी अपनी तैयारी कर रही है, मंथन हो रहा है, जहां पे चीजें इनकॉर्पोरेट होनी है वो इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, जहां पे फील्ड ट्रायल्स होने हैं चीजों के वो हो रहे हैं, पॉलिसीज इश्यू हो रही हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं, काफी तीव्र गति के साथ भारतीय सेना में काम हो रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे जितने सीनियर कमांडर हैं सेना में, वो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत अहम हिस्सा प्ले करेगी आने वाले वक्त में, और या आने वाले समय में। जंग लड़ने का भी तरीका बदल गया है सर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह की युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो अजरबैजान अर्मीनिया का हो, रूस यूक्रेन का हो, अब इसराइल और हिजबुल्लाह इजराइल हमास का हो। तो वो जो पारंपरिक तरीके थे उसमें कई बदलाव आए हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, दो तीन पॉइंट आपसे मेरे को और अब समझने हैं। एक तो विदेश मंत्री कहते हैं कि 70% चीन के साथ विवाद सुलझ गया है। हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं कि रिश्ते मधुर नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, यानी कि स्थिति सामान्य है लेकिन ठीक नहीं है, वो कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह सर कहते हैं, उनका भी एक बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि वो कम होते स्क्वाड्रंस को लेकर चिंता जताते हैं और कहते हैं कि जो है उसी से हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन हथियार रातों रात खरीदे नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हम तकनीक को भी अपना रहे हैं, लेकिन स्क्वाड्रंस हथियार लगातार पुराने होते जा रहे हैं। इसको कैसे आप क्लियर करेंगे पिक्चर को? राजी, सबसे पहले जो आपने शुरू में कहा, इस प्रश्न के जो आपने वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे में कहा, मैं एक मिनट पे कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। मैं कई भारत के टीवी चैनल्स पे जाता हूं, मेरे कई शो रोज होते हैं, लेकिन बहुत कम एंकर हैं भारत में जो कि डिफेंस को बहुत अच्छा समझते हैं। और आप बहुत अच्छा डिफेंस को समझते हो, क्योंकि जो आपने आज प्रश्न पूछा है, मेरा नमन और सलाम आपको, क्योंकि ये प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है। और ये प्रश्न आज तक मुझसे किसी एंकर ने नहीं पूछा है। मैं बहुत चैनलों पर हूं, क्योंकि ये प्रश्न वही समझ सकता है जो कि रक्षा के मुद्दों को अच्छी तरह जानता है। तो आपकी जो नॉलेज है बहुत अच्छा है, बहुत डीप है। मैं एक मिनट इस पे लेना चाहूंगा आपकी परमिशन से, फिर मैं आपके बाकी प्रश्न करूंगा। देखिए, 1982 तक जो भी दुनिया में युद्ध लड़े जाते थे, वो एक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन के तहत लड़े जाते थे। यानी कि किसी देश की सेना अपना मोर्चा संभालती थी, डिफेंस लेती थी, ट्रेंचों में होती थी, और अगर कोई उसके ऊपर आक्रमण होता था तो वो अपने डिफेंसों से, वो या अपने बंकर से वो आते हुए हमले को रोकती थी। लेकिन 1982 के बाद एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन आई जिसका नाम है एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन 1982। इस डॉक्ट्रिन के तहत जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना ये इकट्ठे या आक्रमण भी करते हैं या डिफेंस भी करते हैं, इकट्ठे ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं अपने देश को बचाने के लिए। अब दुनिया के सारे देश, एक देश को छोड़ के दुनिया के सारे देश, अमेरिका, भारत को मिला के, ये एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन 1982 को फॉलो करते हैं।
ओके। लेकिन 2001 में एक नई सैनिक डॉक्ट्रिन आई जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2001। इसके तहत जो भी युद्ध होंगे वो सारी 6 डोमेन में होंगे: साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, थल, वायु और पानी, जल। जल, जी। और एक ही देश है जिसने ऐलान किया है कि वो इस डॉक्ट्रिन पे लड़ने के लिए तैयार है, वो है चीन। जब चीन ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐलान किया 2014 में कि वो दुनिया में किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा दावा आज तक दुनिया के किसी देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, चीन हमसे 30 साल आगे सैनिक तैयारी में। तो ये जो भारतीय सेना का जो एक वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर नई नई चीजों पे डिस्कस करना, ये बहुत अच्छा कदम है। और ये जो चीन की सैनिक तैयारी है, ये उसको मात देने के लिए और इस पे दिन रात काम चल रहा है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आऊंगा। जो आपने कहा कि वायुसेना अध्यक्ष ने एक बयान दिया था, उनका बयान बिल्कुल सही है। आज हमारे पास 12 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन्स की कमी है जी, और इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। कुछ डिलेज हुए हैं, जो हमारे तेजस लड़ाकू विमान आने थे उसमें कुछ डिलेज हुए हैं और मेरे को उम्मीद है कि उस पे दिन रात काम चल रहा होगा और वो जल्दी से जल्दी वायुसेना में इंडक्ट होंगे। लेकिन आज की तारीख में ये चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी वायुसेना या किसी भी वायुसेना के लिए जो उसका मेन फाइटिंग एज होता है वो उसके लड़ाकू विमान होते हैं। और अगर हमारे 12 स्क्वाड्रन्स कम हैं तो ये वाकई में एक चिंता वाली बात है। अब मैं आपके आखिरी और तीसरे भाग पे आऊंगा कि 2 बयान आए। एक बयान जिसमें कहा गया कि 75% चीजें चीन के साथ रिजॉल्व होंगी। दूसरा बयान आया कि चीजें ठीक हैं लेकिन स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं है। देखिए, ये दोनों बयान अपनी अपनी जगह ठीक है। पहला बयान इसलिए ठीक है कि जो हमारा चीन के साथ एलओसी पे, स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख पे, जो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट था। आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट एक सैनिक टर्म होती है जब 2 देश के सैनिक बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, आधे मीटर का फर्क भी नहीं है, फासला भी नहीं होता है। तो ये डिसएंगेजमेंट हो चुका है, हम थोड़ा थोड़ा पीछे दोनों हो गए हैं। तो जो डिसएंगेजमेंट की बात सही है, लेकिन डिसएंगेजमेंट के साथ 2 और मिलिट्री टर्म्स होती हैं। वो होता है डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन। डी एस्केलेशन क्या मतलब है कि दोनों देश की सेनाएं बहुत दूर हो जाती हैं और जैसे हमारा 1993 से हमारा एग्रीमेंट था कि एलएसी पे जो भी पेट्रोलिंग होगी हथियार के बिना होगी, वो अब तक नहीं हुआ है। हमारी सेना आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट से दूर हो गई हैं, लेकिन डी एस्केलेशन हम पीछे नहीं हटे हैं पूरा। तीसरी चीज है डी इंडक्शन। डी इंडक्शन का मतलब है कि उस पूरे इलाके से जहां पे तनाव है, उस पूरे इलाके से दोनों देश की सेनाएं बिल्कुल निकल जाती हैं परमानेंटली। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो जहां तक एक स्टेटमेंट है वो अपनी जगह ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है। ओवरऑल अगर मैं कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से 2020 या 21 में जो गलवान वैली हादसा हुआ, उसके बाद कुछ महीने तक बहुत तनाव हुआ, उतना तनाव आज की तारीख में नहीं है। तनाव के प्रतिशत में कमी तो आई है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री का एक बयान आया एशियन नेटो को लेकर, और भारत की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तमाम एक्सपर्ट से मेरी बातचीत भी हुई इसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि भारत किसी भी अलायंस में जाना नहीं चाहता है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं कई एक्सपर्ट्स के सामने एग्जांपल रखता हूं कि 1962 का वॉर हुआ तब आपको अमेरिका से हेल्प लेनी पड़ी, 1971 का वॉर हुआ तब आपको रूस से हेल्प लेनी पड़ी। वो 1 फ्रंट वॉर थे, लेकिन अब आप 3 फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि आप बिना अलायंस किए 3 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ सकें? आप कैसे देखते हैं सर, जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है और जो आने वाले वक्त में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसको? राजेश जी, मैंने कुछ हफ्ते पहले किताब लिखी है चीन के ऊपर, और मैंने उस किताब में मैंने बिल्कुल साफ लिखा है
कि वक्त आ चुका है कि भारत को एक सैनिक अलायंस में जाना होगा, और ये सैनिक अलायंस उन देशों का होना चाहिए जो देश चीन के विस्तारवाद से अफेक्टेड हैं। अमेरिका तो सबसे प्रथम है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत, ये जो 8, 9, 10 देश हैं जिसे अंग्रेजी में लिटरल देश कहते हैं, जो कि समुद्र के आसपास होते हैं, और ये साउथ चाइना सी के सारे लिटरल देश हैं। तो मेरी राय में तो वक्त आ चुका है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि हमने अब तक जो युद्ध लड़े वो सारे वन फ्रंट पे लड़े। बिल्कुल सर। लेकिन जो हमने देशों के साथ वन फ्रंट पे लड़े पहले, अब जो अगला युद्ध होगा हमारा टू फ्रंट होगा। टू फ्रंट तो मैं बहुत पहले से कहता हूं, किताब में भी लिखा है, लेकिन जिस तरह से हमारे दक्षिण एशिया में हालात हो रहे हैं, एक के बाद एक देश हमारे अगेंस्ट हो रहा है, बांग्लादेश में हमें पता है पूरी तरह हमारे अगेंस्ट हो चुका है, तो हमें 3-4 फ्रंट वॉर का भी हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश हमारे अगेंस्ट युद्ध ना करें, उनकी सेनाएं ना करें, लेकिन अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन को इस्तेमाल करने देंगे तो वो तो एक नया फ्रंट की तरह ही है वो। तो ये जो हम टू फ्रंट वॉर की बात कह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा, और इसका जिक्र जनरल MM नरावने, जो हमारे भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष हैं, 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा है कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। तो अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष ये लेख लिख रहे हैं तो वाकई में इस बात में बहुत दम है। तो बहुत जरूरी हो जाता है मेरी राय में कि हमें एक सैनिक संगठन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, चीन तो अपनी सैनिक तैयारी में दिन रात एक तीव्र गति से लगा हुआ है। अगर एक सैनिक अलायंस होगा तो हमें गारंटी होगी कि अमेरिका हमारी मदद करेगा युद्ध में। अगर सैनिक अलायंस नहीं होगा, अभी आप यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन 2-2.5 साल से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि आप सैनिक भेजो, अमेरिका पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है, सैनिक नहीं भेज रहा है। आप दूसरी चीज लीजिए रूस को, रूस ने अब तक किसी नाटो देश पे हमला नहीं किया है, क्योंकि नाटो देश का एक सैनिक संगठन है। तो जब तक चीज लिखित पढ़त में ना हो, उसका कोई गारंटी नहीं होती है कि जो आपको आदमी या संगठन मुंह से कुछ बोल रहा है, क्या कल वो आपके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। आप इजराइल को देख लीजिए, इजराइल और अमेरिका का कोई सैनिक संगठन नहीं है जी, नहीं। इजराइल भी बार बार कह रहा है अमेरिका को कि आप आइए इस युद्ध में शामिल होइए, हम पे इतने मोर्चों से युद्ध हो रहा है, अमेरिका पैसे दे रहा है, बयान प्रति बयान दे रहा है, हथियार दे रहा है, लेकिन सैनिक नहीं भेज रहा है। तो हमें खास करके अगले 20-25 साल के लिए, जब तक ये टू फ्रंट वॉर के बादल हल्के नहीं हो जाते हैं, सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती है, हमें तुरंत एक सैनिक संगठन ज्वाइन करना चाहिए। 15-20 साल के बाद हालात अच्छे हो जाएं तो हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी राय में हमें ये सैनिक संगठन ज्वाइन करना, ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीजें ऐसी दिख भी रही हैं जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये चिंता का सबब है भारत के लिए। लेकिन सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी, इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू सर।